नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक होते हैं। देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो आपके प्रतिभाशाली भी होते हैं, गिफ्टेड भी होते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, क्योंकि जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या होता है, वो काफ़ी अधिक जो है वो बाकियों से क्या है, काफ़ी अधिक उनका आईक्यू होता है। उनका आईक्यू जो लगभग 140 से ज़्यादा होता है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा हमारे सृजनात्मक होते हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनकी जो सोचने की क्षमता है वो औरों से ज़्यादा होती है। मतलब कि जब भी उनके सामने समस्या आती है तो हर समस्या को वो अनोखे ढंग से, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचता है। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा मानसिक मंदता वाले। मानसिक मंदता बोले तो आपका जो जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट नवंबर 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो 499 रुपीज़ मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम देने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लासेस लाइव रहेगी, अगर आप उसको नहीं देख सकते तो बाद में एज इट इज़ रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम से एचपीटेट की तैयारी कर रहा है, तो आज ही जुड़िए 7876145409 और इसी बार अपने एचपीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करिए। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप रिकॉर्डेड मोड में हमारे पास क्लासेस 499 में बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और अगर लाइव भी देखना चाहे तो लाइव भी आप टाइम अनुसार क्लासेस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अगला प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। देखिए, जो स्टैनफोर्ड जो विनय आपका इंटेलिजेंस स्केल है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो किस प्रकार का एक परीक्षण है, ये बात आपको डिटेल से याद होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत परीक्षण है, तो याद रखना है ये इंडिविजुअल टेस्ट है। तो स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का व्यक्तिगत, एक प्रकार का इंडिविजुअल टेस्ट है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, ये जो बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड विनय, जो ये बुद्धि परीक्षण है, ये बहुत पुराना है। सबसे पुराना बुद्धि परीक्षण, सबसे पुराना इंटेलिजेंस स्केल, इंटेलिजेंस टेस्ट ये माना जाता है। क्योंकि साथियों, इसको जो लाया था वो लाया था किसने, तो थियोडर साइमन और आपका अल्फ्रेड विनय। अल्फ्रेड विनय और थियोडर साइमन इसको 1905 में लाया था। बाद में इसको लुइस टर्मन ने इसको संशोधित किया था, जिस कारण इसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। तो तमाम चीज़ें आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, ये आपका इंडिविजुअल टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये परीक्षण जो है मुख्य रूप से एक समय में एक व्यक्ति पर ही जो है वो क्या करेगा, कार्य करेगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण है वो किस पर जो है वो प्रयोग पे लाया जाता है। तो ये परीक्षण जो है वो बच्चों से लेकर जो वयस्क होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सब पे किया जाता है, बच्चा हो चाहे आपका बड़ा हो, तो बच्चों से लेकर बड़े तक जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है। अगर बात करें कि किसका संबंध हमारा जो व्यवहारिक जो संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो व्यवहारिक जो संप्रदाय है, हमारा जो बिहेवियरिज्म से जो संबंधित है, बिलोंग करते हैं, वो जेबी वर्सन करते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, जो व्यवहारवाद की जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो एक अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है। इनको जो है आधुनिक जो है आधुनिक जो व्यवहारवाद है उसका जनक, मॉडर्न जो बिहेवियरिज्म है उसका जनक जो है वो किसको कहा जाता है, जेबी वर्सन, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, उसी प्रकार ऑप्शन में एक नाम दिया है विलियम वुंट। इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपकी टेट परीक्षा में बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संरचनावाद संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं। तो संरचनावाद होता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म से जो आपके जुड़े हैं, संरचनावाद संप्रदाय से जो आपके जुड़े हैं, वो आपके विलियम वुंट साहब जुड़े हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, तो साथियों, इनके द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में, जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर पड़ता है, वहाँ पर 1879 में मनोविज्ञान की पहली आधिकारिक प्रयोगशाला खोली थी। इसीलिए इनको जो है वो क्या कहते हैं साथियों, इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसकी जनक भी कहीं ना कहीं जो है वो विलियम वुंट साहब को ही कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक नाम ऑप्शन में दिया है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्र, एक विकासवादी दर्शन थे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन जो सही लग रहा है वो
ऑप्शन सी ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जेबी वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म से जुड़े हैं, व्यवहारवाद से जुड़े हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे भाषा का अभाव होता है। तो देखिए जो अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग स्टेज देयर लैक ऑफ लैंग्वेज इज चाइल्ड। देखिए बच्चा जो होता है ना वो पियाजे की किस अवस्था में उसमें भाषा का अभाव होता है। तो देखिए पियाजे की जो पहली अवस्था होती है जिसको बोलते हैं संवेदीगात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए जीन पियाजे के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, वो उस सिद्धांत का नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अंग्रेजी हिंदी में जो हम कहेंगे हिंदी में जो हम कहेंगे वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो साथियों जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है मेरे साथी, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो उसके 4 स्टेज है, और 4 स्टेज में से जो पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, आपकी संवेदीगात्मक अवस्था। अच्छा संवेदी गामक जो अवस्था है वो क्या है। तो अगर मैं बात करूं संवेदी गामक अवस्था की, तो संवेदी गामक अवस्था पियाजे की पहली स्टेज है, और ये जो है वो आपकी 0 से जो 2 वर्ष है इस बीच आती है। यहाँ पे बच्चों के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन से, बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों से किस अवस्था में कार्य करता है। तो वो है हमारी संवेदीगामक अवस्था। साथियों किस अवस्था में, पियाजे की किस अवस्था में, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है कि पियाजे की किस अवस्था में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, जहाँ पे बच्चा ये समझने लगता है कि चीज़ें उसके सामने से अगर गुम है तो वो कहाँ पे रखी है। जैसे कि रिमोट जो है आपने, आपकी मम्मी ने जब आप छोटे थे तो रिमोट बेड से छुपा के टीवी के पीछे रख दिया, तो आप रिमोट को जल्दी से ढूंढ लेते थे, उसी को वस्तु स्थायित्व यहाँ पे कहते हैं। और साथियों इसी चरण में जो है वो बच्चे में भाषा का अभाव होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है। अच्छा दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है वो 2 से 7 साल के बीच में होता है। साथियों इस अवस्था में जो बच्चा होता है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, बच्चों के अंदर ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है। मतलब कि वो क्या सोचता है कि उसका मतलब बच्चे का मानना होता है, जो ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता का मतलब होता है साथियों कि बच्चे के अंदर एक ईगो होता है कि भाई जो वो सोच रहा है वही होगा, दुनिया भी वही महसूस कर रही है जो वो सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि दूसरों के दृष्टिकोण को, दूसरों की बातों को नहीं समझेगा, वो सोचेगा जो मैं मानता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ये होता है बच्चे के अंदर। आपका रिविजिबिलिटी होती है, अपलटावी का गुण भी इस अवस्था में नहीं आता है, और एनिमिज्म का जो गुण है वो भी इस अवस्था में, मतलब कि आपको डिटेल से याद रखना है एनिमिज्म का गुण कब आता है, जीववाद भी आपका पियाजे की तीसरी अवस्था में आएगा, मूर्त संक्रात्मक में। लेकिन आपका रिविजिबिलिटी है चाहे आपका एनिमिज्म है, ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था में नहीं आता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पियाजे की जो तीसरी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच में आती है। अच्छा कंक्रीट का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ। कंक्रीट का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो कंक्रीट का मतलब होता है, मूर्त का मतलब होता है कि चीज़ें जो है हमारे सामने रखी है, और सामने रखी चीज़ों पे हम जो है वो लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देंगे। मतलब कि सामने दिखने वाली चीज़ों पे हम सोचना शुरू कर देंगे। मान लो हमारे सामने क्या रखा है, कोई पेड़ रखा है तो हम उस पेड़ के बारे में सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। मूर्त का मतलब है कि सामने रखी हुई चीज़ हमारे सामने जो है। तो इसी अवस्था में बच्चे के अंदर आपका जो मैंने एनिमिज्म बोला था, आपका मैंने बोला था रिवर्सिबिलिटी, ये सारे गुण यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रात्मक के बाद सबसे ऊपर की जो अवस्था है वो है हमारी औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज आती है वो आपके 11 से 15 वर्ष के बीच में आती है। तो 11 से 15 साल के बच्चे में जो स्टेज आती है वो आती है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है तमाम साथी। ये अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमारा अमूर्त का मतलब होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। मतलब कि चीज़ हमारे सामने नहीं है, इसको मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर चीज़ हमारे सामने में नहीं है तो भी हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो तमाम बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अच्छा जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था, तो जीन पियाजे के द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, कि जो संसार के बारे में अपनी खुद से ही जो है वो सोच बना लेते हैं। तो
ये कहा था आपका जीन प्याजे साहब ने। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। देखिए, इन विच काइंड ऑफ रीजनिंग द प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। देखिए, ऐसा प्रकार जहाँ पे तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, हमारा आगमन तर्क। देखिए, इस विधि में जो हमारे जो विशिष्ट तथ्य हैं, हमारे जो उदाहरण हैं, हमारे जो अनुभव है, और वहाँ से शुरुआत से जो सामान्य से, मतलब कि जहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। साथियों, जैसे कि आपका जहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल की ओर बात करेंगे वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। उसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का हम निर्माण कर रहे हैं। बोले तो भैया आप हम जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हमारा निगमन तर्क क्या होता है, हमारा जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो होता है, ये आगमन तर्क के बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर जो है वो हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। ऊपर हम चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, हमारा स्पेसिफिक टू जनरल, और यहाँ चलते हैं हम सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं निगमन तर्क में, और आगमन तर्क में चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के जो समूह तत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है आपका, किसने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। थ्रस्टन साहब ने किया है। साथियों, थ्रस्टन साहब का जो पूरा नाम है वो आपका लुई लियोन थ्रस्टन है। लुई लियोन थ्रस्टन के द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी यहाँ पे दी गई थी। अच्छा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो प्रोपाउंडेड, जो इंटेलिजेंस की जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, समूह तत्व सिद्धांत है बुद्धि का, वो थ्रस्टन साहब ने दिया है। क्योंकि साथियों, जो थ्रस्टन है उनका मानना था कि बुद्धि किसी एक या दो तत्वों का परिणाम नहीं होती है, किसी एक या दो फैक्टर्स का आपका रिजल्ट नहीं होती, बल्कि ये जो हमारी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, जो हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, उनका एक समूह है, उनसे मिलकर ये बनी है। ये किसने बोला था, ये थ्रस्टन ने बोला था। तो ये बात किसने बोली थी कि बुद्धि एक या दो तत्वों का, एक या दो फैक्टरों का परिणाम नहीं है, बल्कि जो हमारी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, वो जो उनका जो एक समूह है उससे मिलकर बनी है। तो साथियों, जो आपके थ्रस्टन साहब है, इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने शोध किया था, शुरुआत में इन्होंने 7 मुख्य प्राथमिक योग्यताओं का उल्लेख भी किया था। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, थॉर्नडाइक साहब, क्या इन्होंने कुछ दिया है, तो देखो बुद्धि का जो ये दिया है वो तो थ्रस्टन ने दिया है, लेकिन सबसे पहले बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के द्वारा मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुत बार पूछा गया है। आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का मानना था कि इनके अनुसार जो बुद्धि है वो कई जो है वो स्वतंत्र तत्वों का एक संग्रह है। अच्छा, विलियम स्टर्म की बात करें तो विलियम स्टर्म ने सबसे पहले आईक्यू की अवधारणा दी थी। आईक्यू बोले तो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपका बुद्धि लब्धि की अवधारणा और उसका सूत्र जो देने का जो काम किया था वो विलियम स्टर्न ने किया था। अच्छा, आगे बढ़े, आप बात करें विनय के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। अल्फ्रेड विनय वो व्यक्ति है जिसने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग की थी, और पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण का जो जनक है, वो दुनिया के अंदर किसे माना जाता है, तो वो अल्फ्रेड विनय को माना जाता है। साथियों, इनके द्वारा बुद्धि का एक सिद्धांत दिया गया था, वो था बुद्धि का यूनिफैक्टर थ्योरी, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था आपका किसने, विनय ने। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया था आपका थ्रस्टन ने। बुद्धि का आपका कौन सा, तो बुद्धि का आपका बहुकारक, मल्टी कारक जो सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी, सॉरी, बहुकारक जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। और स्टर्न ने क्या किया था, तो विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि की अवधारणा का सूत्र दिया था। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 हो, 75 to 90 उसका IQ है, के बीच होती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम गिफ्टेड कहेंगे, मोरॉन्स कहेंगे, हम उसको सामान्य बुद्धि वाला कहेंगे, हम उसको अल्प बुद्धि वाला कहेंगे। तो देखिए, जिसकी 75 से 90 के बीच में होगी तो उसको हम जो कहेंगे
देखो, जो हमारे गिफ्टेड होते हैं उनका आईक्यू देखो 140 से ऊपर होता है तो प्रतिभाशाली हुई, ठीक है। और जो मूर्ख होते हैं उनका जो आईक्यू है वो 50 से 75 के बीच होता है, तो 50 से 75 तो यहाँ पे नहीं बताया था। सामान्य बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, उसका कितना होता है, तो 90 से 110 आपका जो एवरेज जो चाइल्ड होगा, एवरेज जो चिल्ड्रन होगा, उसका 90 से 110 आईक्यू होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो अल्प बुद्धि वाला होता है ना, जो आपका डॉल होता है, आपका जो बॉर्डर लाइन होता है, वो होता है लगभग 75 से 90। तो 75 से 90 होता है अल्प बुद्धि वाला, और सामान्य बुद्धि वाला होता है आपका 90 से 110, और मोरॉन्स जो मूर्ख होता है वो 50 से 75, और गिफ्टेड होता है आपका 140 से ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही है, और देखिए आईक्यू वाले कभी एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो आपके कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं। क्या ये सही है? परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटली टास्क। देखिए जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होगा, वो कठिन मानसिक कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी जो जटिल कार्य है, कठिन मानसिक कार्य है, उनको आसानी से और कम समय में कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या वो धीरे धीरे सीखेंगे? ये कथन गलत है भाई। क्यों गलत है ये कि वो धीरे धीरे सीखेंगे? क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है वो किसी भी नई अवधारणा को या किसी भी नए जो स्किल को है बहुत जल्दी से सीखते हैं, ना कि धीरे धीरे। अच्छा अगला है कि डैश के पास कम शब्दावली होती है। देखिए जो ये कथन भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, उनका जो विकास का जो कारण है, वो उनकी जो वोकेबलरी है वो काफ़ी विस्तृत होती है। तो ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है कि उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो जो मुझे लग रहा है कि आपका जो ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वो कठिन मानसिक कार्य को, जो डिफ़िकल्ट जो मेंटल टास्क है, उसको बहुत आसानी से कर लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो ये बात किसने कही थी कि आपका सीखना जो है वो प्रगतिशील व्यवहार की एक प्रक्रिया है? ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव साइकोलॉजी के प्रति हो। अगर आपने भी बीएड करी है तो फिर आपके लिए भी इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और उसकी व्याख्या करता है। तो ये कहा था आपका क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन है और उसकी व्याख्या करता है। तो ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी। तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो का मानना था कि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, वो वृद्धावस्था तक नहीं जा पाता, तब तक उसके सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और उसकी व्याख्या जो करता है, वो ये कहा था आपका क्रो एंड क्रो ने। साथियों हिलगार्ड यहाँ पे नाम दिया है। हिलगार्ड क्या कहते थे? तो हिलगार्ड मुख्य रूप से सीखने के जो सिद्धांत है उस पर कार्य करते थे। स्किनर आपको पता ही है, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण और अधिगम का विज्ञान जो माना है वो स्किनर साहब मानते थे। तो तमाम चीज़ें मुझे लग रहा है क्रो एंड क्रो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर है कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? देखिए हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो दी थी इवान पावलव ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। साथियों इवान पावलव के द्वारा 1904 में ये जो है वो सिद्धांत, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको प्रतिपादित किया गया और इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला है 1904 में। अच्छा थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सी थ्योरी? तो थॉर्नडाइक के द्वारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा बीएफ स्किनर, तो इनके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी। और थ्रस्टन की बात करें तो इनके द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। तो तमाम साथियों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, भंग्याणी माता की जय।